हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए आज की क्लास में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 सम नंबर 9 प्लस सम नंबर 8 लिया था, आज सम नंबर 9। आज का टारगेट ये कि ये सम जिसको नहीं भी आ रहा है ना फाइनल अकाउंट, वो ये देख ले तो ये सम से आपको फाइनल अकाउंट में एक होप आ जाएगा कि यार कर सकते हो। इतना सिंपल है, क्योंकि जो 5 लेक्चर्स हुए उसमें जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े से लेवल थे। अब सिंपल सा है, जो 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट करते थे उसी टाइप के सारे एडजस्टमेंट है। इन शॉर्ट 11th के सारे एडजस्टमेंट है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 सम नंबर 9। क्वेश्चन दिया है, क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर। यार पायलों के नाम ऐसे रहते हैं ना, बस रे बस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। याद करो फर्स्ट लेक्चर में ये चीज हमने किया था, इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब जो भी उनका कैपिटल रहेगा उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट शेयरिंग करना है। तो जरा देखो क्वेश्चन में कैपिटल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। केस का कैपिटल कितना है? 1,20,000, 1,40,000, तो 1,20,000 इज टू 40,000। रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान दो कैसे निकलेगा। कैपिटल रेशियो तो कैपिटल लिखना है। इधर कितने जीरो? 4, इधर 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो कट हो गए, तो बचा कितना? 12 इज टू 4 बराबर है 4 1 जा 4 3 जा, और तो कट नहीं हो सकता है। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो के हिसाब से क्या आएगा? 3:1। अरे समझा? तो याद रखना इसी रेशियो में जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा वो बटेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया रहता तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्वली बटेगा। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हमको जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली बांटना है। क्लियर है? समझा ही बात? मानकर पक्का 100% सबको? चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। अब अपने को तो समझ में आ गया। अब क्या करने वाले लावण्या? क्वेश्चन आपके सामने, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करने का है और देखना है कौन सा चीज किधर जाने वाला है। पहला है स्टॉक। सर डेट दिया, हिडन एडजस्टमेंट। मैं बोलूंगा नहीं, स्टॉक को छोड़ के बाकी कोई भी चीज के साथ डेट मंथ ईयर आएगा तो इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट परचेज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, असेट, पोस्टेज, वेरी गुड, इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी। वाह सायराज वाह। सैलरी, प्रीपेड रेंट। अगर इधर दिया है प्रीपेड, ट्रायल बैलेंस में तो वो असेट ही होने वाला है। समझ में आया ना? तो प्रीपेड रेंट क्या है? असेट। बैड डेट्स, फर्नीचर, कैश, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कमीशन, परचेज रिटर्न। कर सकते इतना सब लोग? चलिए अब एडजस्टमेंट और स्टार मार्क। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। पहला ही लेक्चर में सेम था, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, लेकिन अभी किसी को मार्क करेंगे क्या? सेकेंड है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून। इंश्योरेंस 30 जून तक पे किया, मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? इंश्योरेंस के ऊपर। भाई साहब इंश्योरेंस बराबर है। आगे 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 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस, सैलरी, वेजेस को भी मार्क कर दिया, सैलरी को भी मार्क कर दिया। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क कर दिया। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर को मार्क किया, एडजस्टमेंट है।
प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 800। फर्दर बैड डेट मतलब डेटर्स को मार्क करेंगे, उसके बाद गुड्स, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। समझाइए। हाँ, हम जब किसी को भी मार्क नहीं करते हैं तो कल एक डाउट आया था, सर वो अमाउंट इनर कॉलम में क्यों नहीं लिखा, आउटर कॉलम में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट का अमाउंट तो अपने इनर कॉलम में लिखने बोला, बराबर है गीता? अब हम जब किसी को भी मार्क नहीं करते तो उसका अमाउंट डायरेक्टली किधर जाएगा? आउटर कॉलम में। जब आपने किसी को मार्क किया है मतलब एडजस्टमेंट किधर सॉल्व होगा? इनर कॉलम में, क्योंकि हमने उसको मार्क किया तो एडजस्टमेंट उसके ऊपर है, तो जो भी एडजस्टमेंट है वो किधर लिखने का? इनर में। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं, तो हमने उसका अमाउंट डायरेक्टली किधर लिखते हैं? आउटर कॉलम में। तो वैसे और कोई भी एडजस्टमेंट, जैसे गुड्स का एडजस्टमेंट जब भी आएगा तो डायरेक्टली उसका अमाउंट किधर जाता है? आउटर कॉलम में। समझा भी? और कुछ किसी को डाउट? देन यहां तक पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले फॉर्मेट बना लेते। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। याद है फॉर्मेट क्या है? टू ड्राइंग बाय बैलेंस, फिर एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर। इतना क्लियर है? पक्का? चलिए क्वेश्चन प्रकट हो गया। क्वेश्चन पहला क्या है भाई? कहां जाएगा? डेबिट, तो डेबिट में, क्रेडिट तो क्रेडिट में। वो डेबिट दिया है, डेबिट तो डेबिट में ही लिखना है, क्रेडिट दिया है, क्रेडिट में ही लिखना है। अकाउंट लिख के रखा है, जिधर बोला उधर ही लिखने का है। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक 32,500। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में 40,000। डेटर्स कहां जाएगा? असेट, तो ये असेट है, डेटर्स लिख के रखा है इनर कॉलम में 1 लाख। अरे बराबर। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवर कहां जाएगा? असेट। एनीथिंग रिसीव इज माय असेट, असेट में बिल रिसीवर। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। समझाइए? डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वेजेस कहां जाएगा? एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट, तो असेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट लिख दिया 32,000, बराबर है। फिर उसके बाद क्या भाई? पोस्टेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। डेबिट दिया है तो डेबिट पे ही लिखेंगे, तो टू पोस्टेज डेबिट में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो इसी के नीचे इंश्योरेंस, बट इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। अरे बात समझा? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? असेट में, और एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में। समझाइए? आगे बढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देता हूं, टू सैलरी अमाउंट इनर कॉलम के अंदर, बराबर। सैलरी के बाद क्या है? प्रीपेड रेंट, असेट साइड पे प्रीपेड रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। समझ में आ रहा है क्या सचिव? उसके बाद क्या दिया है? बैड डेट्स, तो फॉर्मेट में ही है। डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स, और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। ये तो डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स 500 रुपए। उसके बाद क्या है? फर्नीचर, एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी एडजस्टमेंट था, एक लाइन छोड़ दो, फर्नीचर लिख दो इनर कॉलम में। माया समझ में आ रहा है? माया उसके बाद क्या दिया देखो जरा। उसके बाद दिया कैश इन हैंड, कहां जाएगा? असेट में, तो कैश इन हैंड असेट के अंदर। उसके बाद सर ने क्या दिया है? सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या कर देंगे? माइनस। डेबिट का पोस्टिंग समझ में आया? हमने जो भी डेबिट का पोस्टिंग था सब डेबिट पे लिखा, खाली रिटर्न इधर लिखा है, बाकी सब इधर ही डेबिट साइड पे या असेट साइड पे लिखा है, बराबर। अब क्रेडिट साइड में पहला है पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट पे ही जाएगा। तो क्रेडिट में क्रांति का भी, सुमंगला का भी 1,20,000 और 40,000, बराबर है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन है? सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड पे 60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, बराबर। उसके बाद क्या है भाई? क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल, ये भी मेरा लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट पे दिया है इसलिए, समझा।
अगर यही डेबिट पे दिया रहता तो कमीशन डेबिट पे लिखता मैं। अंडरस्टूड। उसके बाद परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है? सबको क्लियर है? भाई की सिर दर्द क्लियर बेटा? पक्का? अच्छा, बहन का सिर दर्द हो रहा है, यहां तक क्लियर है? अरे सबको सारे बेटा चिंगम क्लियर है? हाँ चिंगम क्लियर है, बेशरम। बाकी लोग को क्लियर? बड़े आगे एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो भाई इन दोनों में कम से कम कौन सा है? तो एडजस्टमेंट 28,000 का है, 32,000 का नहीं है। समझ में आया क्या? जब भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, स्टॉक बेचा है क्या आपने? पड़ा हुआ है, तो आप उसका वैल्यू ज्यादा लगाओगे कम लगाओगे? सर कम ही लगेगा, क्योंकि अभी तक बिका ही नहीं है, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, तो विच एवर इज लोअर। समझाइए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर मतलब कितना? 28,000। तो एडजस्टमेंट है 28,000 का। और कौन सा एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मेरे को पहले से मालूम है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। खाली अमाउंट को भरना है। हमने इसमें इसके लिए किसी को मार्क किया था क्या? नहीं। तो डायरेक्टली इसका अमाउंट किधर जाएगा? आउटर कॉलम में। तो क्लोजिंग स्टॉक 28,000, एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक 28,000 असेट साइड पे। समझ में आ गया? क्यों डायरेक्टली आउटर कॉलम में? अभी समझा? 28 समझ में आया क्या? मानकर मानकर आगे जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या दिया। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून। इंश्योरेंस जो भरा है वो 30 जून 2019 तक के लिए भरा है। ध्यान से देखना, घुमा के एडजस्टमेंट दिया है। अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? मतलब अप्रैल से लेके मार्च मेरा कैलेंडर है, और ये कितने महीने का होता है? अरे बराबर है। अब उसने जो भर के रखा है, मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून। ये 2019 में और 18 है ना? मेरा कैलेंडर 2018 में चालू होगा और 19 में खत्म होगा। ये 12 महीने का हिसाब है। उसने कौन से तारीख तक भर के रखा है? 2019। तो ये अप्रैल 19, मई 19, जून 19। उसने 3 महीने का एडवांस में भर के रखा है। एडवांस यानी कि प्री पेड, एडवांस यानी कि प्री पेड। समझ में आया? कितना भर के रखा है उसने इंश्योरेंस? 7,500। हाँ या नहीं? तो 3 महीने का उसने एडवांस दिया है 7,500 रुपए। तो कितना माइनस करेंगे? हाँ 7.5। इसने जो इंश्योरेंस भरा है वो कितने मंथ्स के लिए भरा है? 3 मंथ्स नहीं, आपके सामने है 15 मंथ्स के लिए। अप्रैल से लेके जून तक का भर के रखा है ना। मेरे लिए 3 मंथ्स एडवांस है, ये तो मेरे को समझा। 3 मंथ एडवांस कब आएगा? जब पूरा साल का भरने के बाद और एक्स्ट्रा भरेगा तो एडवांस होगा ना। तो ये जो 7,500 उसने भरा है वो कितने मंथ्स के लिए भरा है? 15 मंथ्स के लिए भरा है। समझा? तो 1 महीने का कितना? 3 का टेबल तो आता ही रहेगा। हाँ 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 आता है मेरे को, मैं कर रहा हूं। 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 0 0, 5 1 5 5। तो 1 महीने का कितना होगा? तो 1 महीने का अगर 500 है तो उसने 500 500 500 500 500 ऐसे 15 महीना का टोटल कितना भरा? 7.5 भरा। तो अब मुझे पता चलेगा कि ये 3 मंथ्स का कितना? 500 500 500, यानी कि 1500 उसने क्या दिया है? एडवांस, प्री पेड। अरे समझाए क्या? जिसको नहीं समझा है बोल दो फिर से एक बार। किसको किसको नहीं समझा? किसको किसको नहीं समझा? वापस, जो भी आपने इंश्योरेंस पे किया है या हमने खर्चा किया है,
कितने का खर्चा किया है? 7,500 का। और जो भी खर्चा किया है वो 30 जून तक का करके रखा है। नॉर्मली जो खर्चा होना चाहिए वो 12 महीने के लिए होना चाहिए, पर उसने 30 जून तक करके रखा है, मतलब उसे 12 प्लस 3 15 महीने का खर्चा करके रखा है। अरे समझा? हमको हिसाब तो सिर्फ 12 महीने का ही करने का है, तो 3 महीने का जो एडवांस खर्चा किया है कितना वो नहीं दिया है, वो हम फाइन करेंगे। कैसे फाइन करेंगे? तो अगर उसने टोटल खर्चा 7,500 किया है कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए, तो 3 महीने का कितना आप चाहिए तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइन कर सकते हो। कैसे? 7,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15। समझा? 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25। तो 3 मंथ्स के लिए कितना खर्चा उसने किया है? अरे समझा? जिसको ऐसा समझता है ऐसा, और जिसको अभी मैंने पहले बताया 7,500 डिवाइडेड बाय 15 कर दो, आपको आ जाएगा 500, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे आ जाएगा 1500। जो भी आपको करने का है, खाली मतलब समझना है कि ये जो खर्चा है वो कितने मंथ्स का खर्चा है? 15 महीने का खर्चा है। हमको खर्चा कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करना है? सिर्फ 12 महीने का। तो जो 3 महीने का एक्स्ट्रा है वो मेरे लिए क्या है? प्री पेड। अंडरस्टूड? कितना? 1500। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस प्रीपेड 1500 फॉर 1875। ना रे बाबा, मैंने जो बताया वो समझ में आया? अब ये जो 1875 आया उसका तरीका क्या सॉल्व किया वो बता रहा हूं। अरे नहीं, ये कंफ्यूजन है एडजस्टमेंट का ही, ये कंफ्यूजन है एडजस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया ये 1500 भी राइट है। अरे मैं बता रहा हूं बाबा, रुको, सब्र करेंगे। 1500 आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। ये 1875 दिया है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान दो। अभी जो मैंने दिया दैट वाज अ सिंपल वे। अब क्वेश्चन में क्या है वो देखो। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। इसका मतलब क्या है समझो, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने इंश्योरेंस का खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है? 7,500। ये वाला तरीका समझा था ना? अब ये जो बताने जा रहा हूं 1875 जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो कैसे सॉल्व किया है। आप ये सॉल्व करोगे ना तो भी आपको आंसर में मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि ये भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इस एडजस्टमेंट में क्या रहता है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019 एज पर इंश्योरेंस पॉलिसी ईयर एंड। ऐसा अब इधर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है, जबकि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? अब ये जो ईयर एंड है यही खेल है। मैंने अज्यूम किया कि जो भी इंश्योरेंस भरा है उसने जो भरा है वो मेरे हिसाब से भरा है, मतलब मेरा ईयर एंड क्या है? मेरा ईयर एंड क्या है? मार्च। तो मेरे लिए तूने जो भरा है वो तूने मेरे हिसाब से भरा है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐड हो जाता है, इसका मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून। मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। इंश्योरेंस का ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून। अब जब इंश्योरेंस का साल ही 30 जून को खत्म हो रहा है, मतलब मैंने जो खर्चा किया है वो 12 महीने के लिए किया है, एज पर इंश्योरेंस कंपनी, नॉट एज पर बिजनेस। फर्क समझा? जब मेरा साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो साल खत्म होने का मतलब है 12 महीना। साल खत्म होने का मतलब क्या है? 12 महीना, बराबर है। तो मेरे हिसाब से अगर 31 मार्च को खत्म हो रहा है मतलब मेरा 12 महीना कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इंश्योरेंस के हिसाब से 30 जून खत्म हो रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से उसका 12 महीना कंप्लीट हो रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वापस सुनो। मैंने कहा मेरा कंपनी का ईयर एंड है 31 मार्च,
मेरा ध्यान से सुन, मेरा कंपनी का ईयर एंड क्या है? 31 मार्च, मतलब मेरा साल चालू होगा अप्रैल में, खत्म होगा मार्च में, मेरा 12 महीना है। इंश्योरेंस कंपनी का साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 30 जून, तो उसका साल चालू होगा जुलाई में, एंड होगा जून में। अरे हाँ, तो वो उनका 12 महीना है इंश्योरेंस वाले का, और मेरा 12 महीना क्या है? अप्रैल से। मेरे लिए तो अभी भी 3 मंथ्स का प्रीपेड है, बट क्या इंश्योरेंस वाले के लिए 3 मंथ्स प्रीपेड है क्या? मतलब ये जो 7,500 उसने भरा है, अगर उसने एज पर इंश्योरेंस कंपनी ईयर एंड भरा है, तो उसने जो 7,500 भरा है वो उसने 12 महीने के लिए भरा है। समझा? हमारे लिए वो कितने मंथ्स के लिए था? 15, बट एज पर इंश्योरेंस कंपनी वो कितने मंथ्स के लिए था? तो 1 महीने का कितना। समझा फर्क? तो इधर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, एक बचेगा, 3 5 जा 15, 0 0। अरे समझा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, अरे हाँ, एक बच जाएगा। 4 2 जा 8, अरे हाँ, 2 बच गया। 4 5 जा, तो अगर मेरे हिसाब से देखो तो मेरे को 500 रुपया पर मंथ आ रहा था, तो इंटू 3 किया था तो 1500 आया था। एज पर इंश्योरेंस कंपनी तो पर मंथ कितना है? तो 3 मंथ्स का कितना? समझा? अभी 1875 समझा? अरे समझा? सर हमको क्या करना है वो बता दो, खाली हमको पहला वाला समझा था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। सुनो सुनो, यहां पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी, अगर ऐसी गलती होती है बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसको भी मार्क्स देने को मिलता है और इसको भी मिलता है, क्योंकि यहां पे क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून, खाली इतना बोला है। एज पर ईयर एंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। देखो इस सम में ऐसा कर रहे हैं, आगे के सम में वो लोग ऐसा भी करेंगे, है एक दो सम। तो ये कैसा है? ऑप्शन होता है, आप कोई भी करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, खाली आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी भरा है वो कितने मंथ्स के लिए भरा है। अभी अगर मैंने ये कैलकुलेशन रखा था तो मैंने क्या अज्यूम किया था, ये कितने मंथ्स के लिए भरा है, और अगर मैंने ये वाला अजम्पशन लिया तो कितने मंथ्स के लिए भरा था। फर्क समझा? तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का ईयर एंड देख रहे हो तो उसके हिसाब से 12 महीना है, और मेरे कंपनी का ईयर एंड देख रहे हो तो मेरे कंपनी के हिसाब से 15 महीना है। समझा? तो 15 महीने के लिए 7.5, तो 1 महीने के लिए कितना, और 12 महीने के लिए 7.5, तो 1 महीने के लिए कितना, और 1 महीने का निकाल के कितने मंथ्स का प्रीपेड है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो 1 महीने का 500, तो 3 महीने का 1500, 1 महीने का 625, तो 3 महीने का 1875। समझ में आ गया? अरे हाँ पक्का, दोनों वर्किंग अच्छे से लिख के देता हूं और लिख के ले लो। पहला, एज पर कंपनी ईयर एंड ब्रैकेट 31 मार्च 2019, 7,500 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 500। Therefore, prepaid is equals to 500 into 3 equals to 1500। As per, लिख के ले लेना या, क्योंकि फिर इसका वर्किंग लिखा हुआ नहीं है। As per इंश्योरेंस कंपनी ईयर एंड ब्रैकेट 30th June 2019, 7,500 divide by 12, 625, prepaid 625 into 3, 1875। समझा? दोनों वर्किंग समझ में आया? ये एज पर कंपनी ईयर एंड है और ये एज पर इंश्योरेंस कंपनी ईयर एंड है। अंडरस्टूड?
अंजलि, आपको एग्जाम में अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है एज पर इंश्योरेंस कंपनी एंड एज पर कंपनी के हिसाब से, तो आप दोनों में से कुछ भी करोगे, आंसर राइट ही है। एज पर कंपनी ईयर एंड 31 मार्च 2019, 7,500 डिवाइड बाय 15, 500 रुपए। देयरफॉर प्रीपेड कितना आएगा? 500 इंटू 3, 1500। एज पर इंश्योरेंस कंपनी ईयर एंड 30 जून 2019, 30 जून को खत्म हो रहा है। अब इधर डेट कुछ भी आ सकता है, अभी के लिए मैंने 30 जून लिया, मतलब कंपनी ईयर एंड आया तो 12 से डिवाइड होगा, डेट कुछ भी होने दो। इसके हिसाब से आया तो अपने को देखने कितना मंथ ऊपर है, जितना मंथ है उतने मंथ से इधर डिवाइड होगा। ठीक है, 12 प्लस जितना भी ऊपर मंथ आएगा। क्या बोल, 12 क्यों आया इधर? तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हमें 12 तक नहीं, हाँ, तो उसमें 3 महीने का प्रीपेड क्यों करेंगे? क्योंकि अपना जो ईयर एंड है तो मार्च ही है। इंश्योरेंस वाले को तो उनका साल भर का दे दिया, लेकिन इंश्योरेंस का थोड़ी सोचना है, मेरे को सोचना तो कंपनी का है। तो मैं कंपनी के हिसाब से सोचूंगा तो मेरे लिए अभी वो 3 मंथ्स का तो एक्स्ट्रा खर्चा भर दिया ना मैंने इंश्योरेंस वाले को। तो अगर पूरे साल के लिए 12 महीने के हिसाब से मैंने उनको 625 हर महीने का दिया है, तो मेरे 3 महीने का मैंने उसको एक्स्ट्रा कितना दिया है? 1875 देके रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ 12 महीने का ही खर्चा ही है। तो उनके हिसाब से मैं इंश्योरेंस कितना दे रहा हूं? 1 महीने का 625। समझा? और कुछ लिख लिया सबने? अच्छा, साइड नहीं लिखा बेटा, टाइम जाएगा ना तेरे को। 1 2 3 गायब, जल्दी लिख। 1 2, नहीं सायराज लिख रहा है ना, कभी कभी लिखता है ना वो, आज नोटबुक में लिख रहा है, नहीं तो बेंच पे लिख देता हूं। डन, सबने लिखा? डाउट क्लियर हुआ अभी? तो इसके लिए यहाँ पे 1875 क्यों आया, समझा? हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। प्रीपेड है, डेबिट साइड पे माइनस किया, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड इज योर असेट। अरे हाँ, हमने एडवांस देकर रखा तो बेनिफिट मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव इज माय असेट, असेट साइड पे। डन। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फेवरेट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, ऐड करेंगे किसमें? वेजेस में। कितना? 800। ऐड करेंगे सैलरी में, कितना? 700। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया, ऐड करने से इफेक्ट सेम ही रहता है ना, तो डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। पैसा देने का बाकी है, एंडिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 800, सैलरी 700। बराबर है साजिद? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रेड्यूस टू 13,000। वेरी 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 कंफ्यूजिंग। बच्चे क्या करेंगे? 13,000 कम कर देंगे, है ना? यही तो बोला है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रेड्यूस टू 13,000, मतलब 13,000 रुपए कम कर दो। हाँ हाँ, एक मिनट, स्वानी बराबर बोला मैंने, क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 13,000 रुपया कम कर दो, यही बोला है ना माया? जरा पढ़ो अच्छे से। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज रेड्यूस ₹2,13,000। ₹2,13,000 मतलब उसका वैल्यू 13,000 रुपए कर दो। 13,000 रुपए कम मत करो, 13,000 रुपया कर दो। पहले वैल्यू कितना था? अभी कितना करने बोल रहा है? पहले वैल्यू था 15,000, अभी वैल्यू करना है 13,000, तो कितना कम करना है? ये समझना है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, देखो एडजस्टमेंट सिंपल है, लैंग्वेज ऐसा यूज किया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले। ये एग्जाम में जब आता है ना, अरे यार 13,000 रुपए कम करके आ जाते,
है कुछ भी नहीं एडजस्टमेंट। मैंने पहले बोला सम सिंपल है, क्योंकि एकदम क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, गुड्स विड्रॉ सब 11 स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है। कुछ भी 12 जैसा इसमें नहीं है। खाली इतना है कि इसका लैंग्वेज जो यूज किया है ना, उसमें सब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रेड्यूस्ड टू, जो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था, अब उसका वैल्यू कितना करो सनी? 13,000। पुराना वैल्यू है 15, नया वैल्यू है 13, तो कितना वैल्यू कम करना है? जो 2000 कम किया है उसे अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? ये एडजस्टमेंट समझा? और एक एडजस्टमेंट है जो उसके साथ ही ले लेता हूं, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय, फर्नीचर ऑलरेडी अपन ने लिखा है 12,500, 5% निकालो कितना आएगा बताओ? 625। सर कैसे? एक जीरो कम किया, 1250 आया, 1200 का आधा 600, 50 का 25, 625। तो इधर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 625। कैलकुलेशन देखो इधर किया हुआ है 625 बराबर। ले बेटा 5 किया तो 5% ही ना कैलकुलेशन, लिख दिया रहेगा। चलो जाने दो, इतना समझा? अब एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि प्राची भड़क जाती है एक लिखेंगे तो प्राची ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट मतलब कौन सा साइड? डेबिट साइड। डेबिट पे हमने क्या किया है? माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट पे माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब क्रेडिट। तो ये दोनों इफेक्ट हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2000, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 625। समझा? चलिए नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट है क्या देख लो। हाँ सर है। क्या दिया है? प्रोवाइड बाय द टाइम प्लेस। आगे बढ़ो। गुड्स ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स ₹3,000, गुड्स ₹3,000, गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट। इसका है, इसका है, इसका है। वो बेचारा भोला वाला है, आ रहा है कि जा रहा है पूछेगा? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? अब गुड्स फ्री में बांट रहे हो, फ्री में, फ्री फ्री फ्री। लायबिलिटीज क्यों? लॉस। जब भी फ्री में बांटे तो लॉस ही होगा ना। मैंने फ्री में बांटा, मेरे लिए तो तुम लोग क्लास में बैठे हो मालूम है ना, लैंग्वेज पे संभालो और इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जब आप गुड्स फ्री में बांट रहे हो, कायो जब हम गुड्स फ्री में बांट रहे हैं तो मेरे लिए तो नुकसान ही है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अरे फ्री में बांट रहे, फ्री में बांट रहे, फ्री में बांट रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या है? लॉस है। और जो भी लॉस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड 11 स्टैंडर्ड में किया ये एडजस्टमेंट बराबर है। तो लॉस नहीं लिखते, टू एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। समझ में आया? जब भी आप गुड्स फ्री में बांटते हो तो आपका एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, खर्चा है, और खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, बिकॉज इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट ही, तो टू एडवर्टाइजमेंट कितना? 3000। समझ में आ गया? अरे समझा? और कुछ? एक एडजस्टमेंट बच गया बैड डेट्स। क्या दिया है? अमाउंट। अरे चिंदी, फर्दर बैड डेट्स में लिखो 1, इधर आ जाओ फर्दर बैड डेट्स में लिखो 2, खत्म। अमाउंट दिया है, वेरी सिंपल, यही करना है बराबर है। और कुछ? क्लोजिंग। आउटर कॉलम में डालेंगे 40 में 1000 जाएगा 39, 3 में 8 ऐड होएगा 3800, 60 में 1500 माइनस करोगे 58,500, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं, टोटल लेते 89,500, 89,500 देख लो 89, हाँ बराबर है, 8 8 16 और 3 19 बराबर 89,500 बराबर है। माइनस करते 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 ही आएगा बराबर। 5 और 8 13, ऊपर 13 है, नीचे कितना चाहिए? कितना लोगे? 2 लिखोगे तो कितना आएगा? 5 और 1 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 9
3 और 9 12, 12 और 3 ऊपर 15 है और नीचे 9 चाहिए, 4 ऐड करेंगे। समझ में आया? अभी क्लोजिंग अभी कर सकते हो ऐसा टोटल। तो 9 मतलब 19, तो 9 और 1 ऊपर, 3 और 3 6 और 1 7, ऊपर 7 है और नीचे क्या चाहिए? कितना? 14,200। अरे समझा? चलिए चेक करते भाई, यही है क्या? 14,200। इधर से इधर आ जाएंगे 14,200। डन है। चलो इधर आउटर कॉलम में डालते, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 500, 800, 1300। अरे हाँ, ये क्या करना है? माइनस करना है। तो 7,500 में 1875 माइनस करेंगे 5625, बराबर है। इसमें ये क्या करने वाले हैं? प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे 1550, बराबर है। 5550 ही आएगा, बाकी सब आउटर कॉलम। अब देखो कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। 3 2 5, 5 और 8, 8 और 5 13, 14 15, 16,000 है इधर। इधर ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास दिख रहा है, वहां पे 14,000 है, मतलब यही टोटल ज्यादा है। इसका 20,800 टोटल है। 20,800 चलो माइनस करते, 0 और 5, ऊपर 5 है, ऊपर 5 है और नीचे क्या चाहिए? 0। कितना ऐड करोगे? 5। तो मैं इधर लिखता हूं 5 ऐड करूंगा तो 10, 0 और 1 ऊपर, 3 ऊपर 3 है, नीचे 0 चाहिए, कितना? 7। अरे बराबर, 0 और 1 ऊपर आ जाएगा, 3 और 3 6, ऊपर 6 है और नीचे क्या चाहिए? 2 ऐड करूंगा 8 आ जाएगा। ऊपर कुछ भी जाएगा क्या? नहीं। 4 ऊपर 4 है और नीचे 0 चाहिए, 6। कितना आएगा? 10, 0 और 1, 1 और 1 2, 6275। अरे बराबर। चलो चेक कर लेते भाई, 6275। अब ये कौन से रेशियो में बटेगा? कौन से रेशियो में बटेगा? 6275 इंटू 3/4, 6275 इंटू 1/4, 6275 3/4, 4706, 6275 1/4, 1569। इधर लॉस हुआ ना बेटा, क्यों? एक्सपेंस का टोटल ज्यादा है और इनकम कम है। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा? लॉस। समझ में आया? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी आएगा बटेगा इसी रेशियो में ना। इधर ये नहीं देखना कि प्रॉफिट आएगा तो बटेगा, लॉस आएगा तो नहीं, जो भी आएगा वो इसी रेशियो में बटेगा। तो टू नेट लॉस क्रांति को दिया 4706 और इसको दिया 1569। टोटल यही सेम आ रहा है। अरे समझा? ये कौन से साइड पे आया है? तो कौन से साइड पे जाएगा? समझा? इधर क्रेडिट तो उधर जाएगा डेबिट साइड पे। अंडरस्टूड? अब टोटल कर लेते भाई। यही क्रांति का टोटल ज्यादा है 1,20,000, सुमंगला 40, सेम लिख दिया। माइनस करता हूं, 6 में 4 ऐड करूंगा तो 10, 1 ऊपर, 1 में 9 ऐड करूंगा तो 10, 1 ऊपर, 8 में 2 ऐड करूंगा 10, 1 ऊपर, 5 में 5 ऐड करूंगा 10, 1 ऊपर, 1 और 1, 1,15,294। इधर 7 में 3 ऐड करूंगा तो 10, 6 और 1, 7 में 3 ऐड करूंगा 10, 6 में 4 ऐड करूंगा 10, 2 में 8 ऐड करूंगा 10, 1 और 3, बराबर। तो इतना आया 38,433 और 1,15,294। चेक कर लो भाई, बराबर है। 3 आएगा यहाँ पे, 3 लास्ट में 3 था, मालूम था मेरे को, बराबर है। चलिए सेम लिख दिया, इधर 3 3 देख लो एक बार करके, क्योंकि मेरे को गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, इधर 9 है तो इधर 1 ही आएगा फिर। हाँ क्या करेक्शन है? यहाँ पे 9 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे 9 है, वहां पे 7 लिख दिया था, तो ये 1 बराबर है फिर। हाँ 7 के हिसाब से 3 था और 9 के हिसाब से 1 है। डन? टोटल ले लिया। अब इसको सबको आउटर कॉलम में डाल दो और कुछ नहीं। टोटल लेना आपका, टोटल 2,02,25। डन? सम समझा? देखो ये सिंपल सम था और ये 11th स्टैंडर्ड का सम था। मैं आज बोल रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड का सम, सेम एडजस्टमेंट, खाली लैंग्वेज जो यूज किया ना इन लोग ने
जिसकी वजह से इतना क्रिएशन हुआ है, ऐसा ऐसा है, बहुत सिंपल सा सब। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।